गुड मॉर्निंग। डेफोडिल की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुखदेव खिलेरी। हम लोग पढ़ रहे थे भारत का भूगोल यानी इंडिया ज्योग्राफी, और इंडिया ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु। भारत की जलवायु में 2 वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गए थे और हम लोगों ने पढ़ा था भारत की जलवायु का पहला जो लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ा था जलवायु क्या होती है, मौसम और जलवायु के बीच में अंतर क्या होता है, जलवायु को कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं। और इसके बाद में हम लोगों ने दूसरे वीडियो लेक्चर में बात की थी कि जलवायु जो है भारतीय वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, और उष्णकटिबंधीय मानसूनी जो जलवायु है उसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि मानसून जो होती है ये किस भाषा से लिया गया शब्द है, इसकी खोज किसने की थी, यानी कि मानसून मौसम शब्द अरबी भाषा के शब्द से बना है। सबसे पहले हिप्पोलस नामक एक अरबी नाविक ने इसके बारे में दुनिया को बताया था या खोज की थी। फिर अल मसूदी ने भारत की मानसून के बारे में सर्वप्रथम जो है वो विवरण दिया था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, या हम बात करें कि मानसून की उत्पत्ति जो है वो कैसे होती है, तो वो हम लोग पढ़ रहे थे मानसून की उत्पत्ति। मानसून की उत्पत्ति को जानने के लिए हम लोगों ने यहां पर पढ़ा था कि 2 प्रकार के कारक होते हैं जो कि मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं, या 2 प्रकार के सिद्धांत जो कि इसकी उत्पत्ति से संबंधित है। नंबर 1 सिद्धांत है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी या चीर सम्मत विचारधारा या प्राचीन विचारधारा, विचारधारा कह लो चाहे सिद्धांत कह लो। दूसरा जो है इसमें वो है आधुनिक या नवीन विचारधारा या नवीन सिद्धांत। प्राचीन विचारधारा या चीर सम्मत विचारधारा हम लोगों ने पढ़ना आरंभ किया था। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था हेनली का, एडमंड हेनली का तापीय सिद्धांत। तापीय सिद्धांत, और हेनली के तापीय सिद्धांत में हम लोगों ने पढ़ा था कि हेनली ने बताया था कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए केवल तापमान ही जिम्मेवार है। जैसे ही सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में होती है तो उत्तर भारत में यानी कि भारतीय स्थलखंड ये जो उपमहाद्वीपीय क्षेत्र वहां पे तापमान ज्यादा हो जाता है, वायुदाब कम हो जाता है। इसके कारण गर्मियों में उसने कहा था कि सागर से स्थल की ओर हवाएं चलती है, यही मानसून पवनें कहलाती है। सर्दियों में उसने कहा था कि स्थलखंड का तापमान कम हो जाता है इसलिए वायुदाब ज्यादा हो जाता है, और सागर का तापमान उतना ही रहता है इसलिए वहां का वायुदाब है वो कम रहता है। उसके कारण हवाएं जो है वो सर्दियों में स्थल से सागर की ओर चलती है, यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून पवनें कहलाती है। तो इसका जो सिद्धांत था हेनली का वो केवल तापमान पर आधारित था। आज हम लोग दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे जिसको चीर सम्मत या प्राचीन विचारधारा के अंतर्गत नंबर 2 जो सिद्धांत है वो है फ्लोन का गत्यात्मक सिद्धांत। गत्यात्मक सिद्धांत, डायनेमिक थ्योरी ऑफ फ्लोन। फ्लोन ने अपना जो सिद्धांत दिया था वो था गत्यात्मक, डायनेमिक, यानी कि अब हम लोग इसकी विवेचना आज करें कि मानसून की उत्पत्ति से संबंधित फ्लोन का गत्यात्मक सिद्धांत क्या बताता है। कुछ किताबों में, कुछ बुक्स में आपको ये फ्लोन का सिद्धांत आधुनिक विचारधारा में भी दिया हुआ मिलेगा, लेकिन इसकी जो विचारधारा थी, हालांकि फ्लोन ने जो सिद्धांत दिया था वो 1951 में दिया था। इस हिसाब से अगर हम कहें तो हम इसको आधुनिक भी कह सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन इसने जो बात बताई थी वो बात जो थी वो हेनली के तापीय सिद्धांत से कुछ मिलती जुलती थी। हम यूं कहें कि प्राचीन विचारधाराओं पर ही आधारित थी, इसलिए इसको हम लोग जो है वो प्राचीन या क्लासिकल थ्योरी में रखते हैं। तो हम अब पढ़ेंगे कि फ्लोन ने अपने गत्यात्मक सिद्धांत में किस प्रकार से भारतीय मानसून की उत्पत्ति की विवेचना की है, या किस प्रकार से इसमें बताया है कि भारत में मानसून पवनें आती है। तो फ्लोन का जो सिद्धांत है वो 1951 में दिया गया। फ्लोन का गत्यात्मक सिद्धांत सन 1951। अब फ्लोन ने अपने सिद्धांत में यह बात बताई थी कि हेनली का जो सिद्धांत है उसमें केवल तापमान पर ही बल डाला गया कि तापमान के घटने और बढ़ने से, वायुदाब के घटने और बढ़ने से जो हवाएं हैं वो 6 महीने सागर से स्थल और 6 महीने स्थल से सागर की ओर बहती। लेकिन फ्लोन ने कहा कि केवल तापमान ही भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए जिम्मेवार नहीं है,
भारतीय मॉनसून की उत्पत्ति जो है वो कुछ और कारकों के कारण होती है या कुछ और कारक भी है जो प्रभावित करते हैं। जैसे इसका जो मुख्य फोकस था कि कौन कौन से कारक है जो भारतीय मॉनसून की उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं, तो एक तो इसने बताया था कि विषुवतीय पछुआ पवन, सबसे मेन जो इसका फोकस था वो था विषुवतीय पछुआ पवनों पर, कि ये जो पछुआ पवन होती है यही भारत में मॉनसून पवनों के रूप में आती है। दूसरा इसने बताया वायुदाब की पेटियों का खिसकाव, वो तो बात वैसे हेनरी के सिद्धांत में भी स्पष्ट होगी थी। वायुदाब पेटियों का खिसकाव, और इसी कारण व्यापारिक पवनों का खिसकाव। अब इसने कहा था कि जो भारतीय मॉनसून की उत्पत्ति होती है वो विषुवतीय पछुआ पवन, वायुदाब की पेटियों के खिसकने को और व्यापारिक पवनों के खिसकाव के कारण होती है। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वायुदाब की पेटियों की। हालांकि हमने इससे पहले के वीडियो लेक्चर में वायु कितने प्रकार की पवनें होती है हम लोगों ने पढ़ा था और वो क्यों चलती है ये भी पढ़ा था, लेकिन आज यहाँ पे थोड़ा सा हमें डिटेल में जानना जरूरी है कि वायुदाब की पेटियां जो होती है हमारी धरती के ऊपर वो किस प्रकार से पवनों की उत्पत्ति के लिए जिम्मेवार होती है और किस प्रकार से पवनें चलती है और किस प्रकार से जो है वो पवनें वो भारतीय जलवायु जो है या भारतीय मॉनसून की उत्पत्ति को प्रभावित करती है। तो इसके लिए हमें जो है वो पहले वायुदाब की पेटियों की विवेचना जो है वो करनी पड़ेगी, या पेटियों के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं ग्लोब की, तो ग्लोब के ऊपर जैसे है ये 0 डिग्री, यानी कि इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। 0 डिग्री या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। 0 डिग्री जो रेखा है इस रेखा के दोनों ओर पांच डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में ये एक पेटी पाई जाती है, वायुदाब की पेटी। यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, वायुदाब की पेटियां जो होती है इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से वायुदाब पेटियां पैदा होती है, धरती पर पाई जाती है और क्यों इनके कारण पवनें बहती है और इनका भारतीय मॉनसून की उत्पत्ति में क्या योगदान है वो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो चीज है वो आपके इस मॉनसून से जुड़ी हुई है या भारतीय जलवायु से इसका जो है वो लगाव है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि पहली जो पेटी है ये 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच है, 5 डिग्री नॉर्थ से साउथ। इस पेटी का जो नाम है वो है उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी। उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब की पेटी होती है। इसी पेटी का दूसरा नाम है डोल्ड्रम। डोल्ड्रम। इसी पेटी का जो तीसरा नाम है और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वायुदाब पेटी का, जिसकी खिसकाव की यहां पर बात हुई थी, उसको फ्लोन ने नाम दिया था ITCZ। ITCZ इसी को बोलते हैं ITCZ। इसका इंटर ट्रॉपिकल कन्वेक्शनल जोन, या हिंदी में इसको लिखते हैं अंतर उष्णकटिबंधीय। ITCZ को हिंदी में बोलते हैं अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वेक्शनल जोन,
ITCZ को ही डोल्ड्रम कहते हैं। ये 0 से 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ अक्षांशों के बीच में पाई जाने वाली एक निम्न वायुदाब की पेटी है, और ये जो पेटी है वो ताप जनित होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, क्या होती है? डोल्ड्रम या ये जो पेटी है ये ताप जनित है, यानी कि तापमान के अधिक होने के कारण यहां पर वायुदाब कम होता है। तापमान का और वायुदाब का विपरीत संबंध होता है कुछ अपवादों को छोड़ करके, यानी कि अगर तापमान ज्यादा वायुदाब कम, अगर तापमान कम तो वायुदाब ज्यादा। तो यहाँ पे तापमान ज्यादा होता है इसलिए वायुदाब कम होता है। तो ये पेटी किसके कारण बनती है? तापमान के कारण बनती है, निम्न वायुदाब की पेटी है। नंबर 2 बात करते हैं। दूसरी जो पेटी है वो दोनों अक्षांशों में नॉर्थ और साउथ, डिग्री से 35 डिग्री साउथ, 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ, 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच एक पेटी पाई जाती है। इस पेटी को हम लोग बोलते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, या इसका जो दूसरा नाम है वो है अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश या घोड़ा अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड। इसको क्या बोलते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड। ये उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है। यहां पर वायुदाब क्या पाया जाता है? उच्च। सेम है यहां पर भी और यहां पर भी। अब यहां पर जो वायुदाब उच्च पाया जाता है उसका कारण तापमान नहीं है। अब ये चीज यहां पे अपवाद हो रहा है कि हालांकि 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच इतनी ठंड नहीं होती कि वायुदाब ज्यादा हो और ये उच्च वायुदाब की पेटी बन जाए, लेकिन यहां पर वायुदाब उच्च होने का कारण यह है कि ये जो पेटी है यहां इस क्षेत्र में, यानी कि 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में जो यहां उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब की पेटी है, भूमध्य रेखा के ऊपर जब सूर्य किरणें सीधी पड़ती है तो वहां पर हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती है, और हवाएं जो ऊपर उठती है उसको हम बोलते हैं संवहन। कॉन्वेक्शनल एक्टिविटी होती है, संवहनी क्रिया होती है। हवाएं उच्च तापमान के कारण गर्म होकर के ऊपर उठती है। जैसे हम लोग किसी भी बर्तन में या पतीले में पानी को गर्म करते हैं तो जैसे पानी जो उबलना शुरू होता है, बॉइलिंग पॉइंट पर आता है, तो उसमें से भाप है वो बढ़ बढ़ करके पानी ऊपर उठता है, क्योंकि जैसे तापमान ज्यादा बढ़ता है तो उसके कारण हवाएं भी इसी प्रकार से गर्म होकर के ऊपर उठती है। ऊपर उठती है तो वो हवाएं ऊपर उठती जाती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पे तापमान घटता है, तो जो वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है वो धीरे धीरे ऊपर जाने के बाद में ठंडी होने आरंभ हो जाती है, और उत्तरी गोलार्ध में वो कोरियोलिस बल के कारण अपने दाईं ओर मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण अपने बाईं ओर मुड़ करके और फिर वो नीचे उतरना आरंभ कर देती है। और वही वायु जो है जो यहां से ऊपर उठती है वो यहां पर आकर के नीचे उतरती है, इस प्रकार से। यानी कि जिस प्रकार से हमारे धरती के ऊपर वायु का परिसंचरण होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे आकाश में भी होता है। तो वायु का एक संचरण चलता रहता है। धरती पर अगर वायु पूर्व से पश्चिम बह रही है तो आकाश में पश्चिम से पूर्व बह रही है। इस प्रकार से एक संचरण होता है, इस प्रकार से, इस प्रकार। तो इसे हम लोग बोलते हैं वायु परिसंचरण। तो वायु जो यहां से ऊपर उठती है भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब की पेटी से, वो जाकर के 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच नीचे उतरती है, और वहां जब नीचे उतरती है तो वहां का वायुदाब बढ़ा देती है। इसलिए हम इसे बोलते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, वायुदाब उच्च है इसका मतलब निम्न वायुदाब की ओर हवाएं बहेगी। तो फिर यहां से क्या होता है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं जो है वो दोनों ओर चलती है।
ये उच्च वायुदाब पेटी यानी कि उपोष्ण 30 से 35 डिग्री अक्षांश जो पेटी है, इसी को नाम दिया जाता है हॉर्स लैटिट्यूड, घोड़ा अक्षांश या अश्व अक्षांश। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि हॉर्स लैटिट्यूड किसे कहते हैं या किस अक्षांशों के बीच में घोड़ा अक्षांश पाया जाता है, तो 30 से 35 डिग्री पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि औपनिवेशिक काल में जब अंग्रेजों का दुनिया के बहुत सारे क्षेत्र में राज था, ये यूरोपियन कंट्रीज का राज था, तो वो लोग जो है वो घोड़ों का व्यापार करते थे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में लेकर के जाते थे, दासों को लेकर के जाते थे। तो जब वो घोड़े लेकर के, जब वो पाल वाले जहाज होते थे, बड़े बड़े पाल, तिरपाल जिनको बोलते लगे होते थे, और वो हवा जब पीछे से होती थी, वो तिरपालों का धक्का लगता था तो जहाज आसानी से चलते थे। लेकिन जब हवा अगर सामने से होती थी तो जहाजों को चलने में बड़ी दिक्कत आती थी, पतवार जो है वो चलाने वाले होते थे, चप्पू। तो वो जो जहाज है, जहां पर हवाएं सामने से हो वहां पे दिक्कत आती थी, जहां पर वायुदाब ज्यादा हो वहां पर हवा नहीं होती, वहां पर भी उनको चलने में दिक्कत आती थी। तो यहाँ पर उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी में जाते ही उनके जहाज जो है वो चलना बंद हो जाते थे, हम यूं कहें कि चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस होने लगती थी। तो वो अंग्रेज यानी कि यूरोपियन लोग अपने कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे कि ताकि उस जहाज का वजन कम हो सके और फिर वो जहाज आगे बढ़ सके। तो जब वो घोड़ों को इस क्षेत्र में फेंक देते थे तो इसीलिए इस क्षेत्र को 30 से 35 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र को क्या नाम दे दिया गया? अशोक या घोड़ा अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड नाम दे दिया गया। ये उस टाइम से औपनिवेशिक काल से इस क्षेत्र का नाम हॉर्स लैटिट्यूड पड़ गया, यानी कि ऐतिहासिक कारण है इसका। तो हॉर्स लैटिट्यूड यानी कि घोड़ा अक्षांश 30 से 35 डिग्री अक्षांश। इसके बाद में तीसरी पेटी की हम लोग बात करते हैं, वायुदाब की जो तीसरी पेटी है ये पाई जाती है 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच, नॉर्थ 60 डिग्री से 65 डिग्री साउथ। ये जो पेटी होती है, अब यहां पर उच्च वायुदाब है तो यहां पर निम्न वायुदाब होता है। इसको हम लोग बोलते हैं उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उप ध्रुवीय, इसको बोलते हैं उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। यहां पर भी सेम उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है। तो 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच क्या पाया जाता है? उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पाया जाता है। ये जो अश्व अक्षांश है, घोड़ा अक्षांश, ये 30 से 35 डिग्री के बीच है। और ये जो पेटी है इसको गतिजनित पेटी बोलते हैं हम लोग। क्या है ये? कौन सी है? गतिजनित। और 60 से 65 डिग्री के बीच जो उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है ये भी गतिजनित है। गतिजनित क्यों है? कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हवाएं यहां से ऊपर उठती है भूमध्य रेखा से, वो ऊपर उठ करके और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण कोरियोलिस बल जो पड़ता है पवनों पर, वो उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिण गोलार्ध में बाईं और मुड़ करके और यहाँ पर नीचे उतरती है। तो पृथ्वी की गति इसके ऊपर प्रभाव डालती है, इसलिए नीचे उतरती है। ठीक इसी प्रकार से कोरियोलिस जो बल है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता जाता है और कोरियोलिस बल का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है ध्रुवों पर। यह हमेशा ध्यान में रखना है कि कोरियोलिस बल सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है, न्यूनतम भूमध्य रेखा पर होता है। तो यहां पर यानी कि उपध्रुवीय 60 से 65 डिग्री क्षेत्रों में कोरियोलिस बल ज्यादा होता है। तो यहां पर क्या होता है कि जब पृथ्वी अपने पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो उसके कारण यहाँ जो हवाएं हैं वो फैलती है, उसके कारण यहाँ पे निम्न वायुदाब पाया जाता है। तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाओं के फैलने से निम्न वायुदाब की पेटी बनती है। तो 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है। ये हमें ध्यान में रखना है। ये भी क्या है? गतिजनित है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पेटी है वो है हमारी 85 से 90 डिग्री के बीच। ये 85 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और यहाँ पे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और ये जो पेटी है
इसे हम कहते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी 85 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। तो 90 डिग्री तक जो पेटी है 85 से 90 के बीच में ये उच्च वायुदाब पेटी होती है। यहाँ पर जो वायुदाब उच्च पाया जाता है वो तापमान के कारण ध्रुवों पर, दोनों ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी कि यहाँ पे आर्कटिक है, यहाँ पे अंटार्कटिक है, इन दोनों क्षेत्रों में सारा साल बर्फ जमी रहती है। यहाँ पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। जब यहाँ पर दिन होता है तो यहाँ पर रात होती है, जब यहाँ पर दिन होता है तो यहाँ पर रात होती है। जब अब जैसे सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन है और यहाँ पे 6 महीने की रात है। जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में हो जाएगा तो दक्षिण ध्रुव यानी कि अंटार्कटिका पर 6 महीने का दिन हो जाएगा और आर्कटिक पर 6 महीने की रात हो जाएगी। तो ये जो क्षेत्र 85 से 90 के बीच का यहाँ का तापमान अत्यंत कम माइनस में होने के कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। इसलिए ये पेटी क्या है? ये पेटी है ताप जनित। अब इस प्रकार से हवाएं हम लोगों ने पढ़ा था उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। नंबर 1 पेटी है उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब की पेटी, तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब निम्न होता है। दूसरी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच, यहाँ पे पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हवाएं नीचे उतरती है, इसलिए यहाँ पे उच्च वायुदाब पाया जाता है। 60 से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी होती है। पृथ्वी का घूर्णन ज्यादा होने के कारण, कोरियोलिस बल का प्रभाव पड़ने के कारण यहाँ पर हवाएं फैलती है, इसलिए वायुदाब कम होता है। 85 से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच में सारा साल बर्फ पड़ती है, तापमान जो है वो बहुत कम होता है, इसलिए वायुदाब उच्च होता है। यहाँ पे उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है। तो हम लोगों ने पेटी की बात करें तो पेटियां जो होती है, कुल पेटियां, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल कितनी पेटियां पाई जाती है? हमारी पृथ्वी पर कुल कितनी पेटियां हैं? तो पेटी टोटल होती है 7। कुल वायुदाब की पेटियां कितनी होती है? 7 होती है। लेकिन वैसे अगर हम बात करें तो वायुदाब की पेटी कितनी है? विशेषता इनकी कितनी है? 4 ही है, निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब। लेकिन दोनों गोलार्धों में कुल जो वायुदाब की पेटियां हैं वो 7 होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं, अब यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि पवनें 3 प्रकार की होती है। स्थायी पवनें जैसे व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें। अस्थायी पवनें जैसे मानसूनी पवनें, घाटी समीर और पर्वत समीर, जल समीर और सतल समीर। और लोकल विंड या स्थानीय पवनें जैसे लू, चिनूक, फोन, इस प्रकार से कुछ स्थानीय पवनें होती है। तो जो 3 स्थायी पवनें होती है जो सारा साल बहती है, परमानेंट विंड कहलाती है, जिनको जियोस्टोर्पिक या भूमंडलीय पवनें कहते हैं, जिनको सनातन पवनें कहते हैं, उनकी बात हम यहाँ पर दोबारा मैं आपको बताऊंगा कि कहां से किस प्रकार से चलती है। तो अब ये उच्च वायुदाब की पेटी है और ये भी उच्च वायुदाब की पेटी है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती है, जैसे इस प्रकार से। ये क्या है? 30 से 0 से 30 डिग्री, या हम लोग कहें कि 30 डिग्री के बीच का क्षेत्र है। यहाँ उच्च वायुदाब है और यहाँ पर भी उच्च वायुदाब है, या निम्न है तो निम्न वायुदाब की ओर हवा जाती है। दक्षिण में ये इन हवाओं को जो कि 30 डिग्री के बीच में चलती है, इनको हम लोग बोलते हैं व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड। व्यापारिक जो पवनें हैं, यह पवनें दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। दक्षिण गोलार्ध में इनकी दिशा क्या होती है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी होती है। ये इनकी दिशा पूछी जाती है, खास करके सेकंड ग्रेड में, या जैसे बहुत सारे एग्जाम्स में ये फर्स्ट ग्रेड है या नेट है, इस प्रकार के एग्जामों में ये टॉपिक स्पेशली लगता है और बहुत ही मतलब ज्यादा इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। सीटेट में भी इसका क्वेश्चन आता है, स्टेट में भी आता है। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट है कि व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी तो दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी होती है।
ये फिर कहां जाती है? उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब की पेटी, जिसको हम डोल्ड्रम कहते हैं। हवाएं यहाँ पे लगभग शांत रहती है, इसलिए इसे हम डोल्ड्रम कहते हैं। यहाँ पर आकर के मिलती है ये, इसलिए इसको कहते हैं अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अभिसरण का मतलब मिलना, तो यहाँ पर आकर के दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवन मिलती है, इसलिए इसका नाम पड़ता है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वेक्शनल जोन। ऐसा जोन जहां पर दोनों गोलार्धों की पवनें आकर के मिलती है। यहीं पर जब ये पवनें मिलती है तो कुछ ऐसी हवाएं होती है जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इन्हीं को हम कहते हैं भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें, जिनका आगे जिक्र फ्लोन करेगा। यानी कि इस क्षेत्र में कुछ हल्की हल्की पश्चिम से पूर्व की ओर पवनें भी बहती है। अब ये तो बात होगी उष्ण कटिबंध में, यानी कि 0 से 30 डिग्री के बीच में व्यापारिक पवन होगी, इनकी दिशा। अब हम लोग बात करते हैं 30 से 60 डिग्री के बीच में कौन सी हवाएं बहती है। तो 30 से 60 डिग्री के बीच अगर हम लोग बात करें, 30 से 60 डिग्री के बीच में जो हवाएं चलती है वो चलती है पछुआ पवन, पछुआ हवाएं। इनकी जो दिशा होती है वो इस प्रकार होती है। अब ये चीज आपको यहां पर समझनी पड़ेगी कि दिशाएं ऐसे क्यों है। ऐसे इसलिए है कि यहां पे पृथ्वी का कोरियोलिस बल काम करता है। कोरियोलिस बल प्रभाव के कारण देखो ये जो पवनें हैं, इन पवनों को उच्च दाब से वायु दाब की ओर आना था तो सीधा आना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये मुड़ गई। क्यों मुड़ गई? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दाईं ओर मुड़ती है, तो ये पवन ऐसे जा रही है, इसका मतलब इसकी दाईं साइड इधर है, तो ये इधर मुड़ रही है। ये पवन को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन घूर्णन के कारण, कोरियोलिस बल के कारण ये अपने बाईं ओर मुड़ गई। अब ये इधर जा रही है तो मतलब कि इसका ये बायां साइड है और वो नीचे आ रही है, तो इसका मतलब ये दाईं साइड है, तो ये पवनें अपने बाईं और दाएं मुड़ती है। तो उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। अब इस पवन को भी सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये पवनें यहां से यहां जा रही है निम्न वायुदाब की ओर, लेकिन ये तिरछी हो जाती है। इस प्रकार से जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर हो जाती है क्योंकि ये अपने दाईं ओर मुड़ रही है। इनको हम लोग बोलते हैं पछुआ या पश्चिमी पवनें या वेस्टर्न विंड, वेस्टर्ली बोलते हैं इनको। इसी प्रकार से दक्षिण गोलार्ध में इनको सीधा आना चाहिए था, लेकिन ये अपने बाईं ओर मुड़ रही है, तो क्योंकि कोरियोलिस बल यहां पर काम कर रहा है। तो अगर हम इनकी दिशाओं की बात करें पछुआ पवनों की, तो उत्तरी गोलार्ध में ये दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जा रही है। जैसे भारतीय मानसून पवनें चलती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, तो इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी पवनों की होती है। दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम बात करें तो ये चल रही है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, और उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इस प्रकार की पछुआ पवनों की उत्तरी गोलार्ध में दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। इसके बाद में बचती है ध्रुवीय पवनें। अब ध्रुवीय पवनें जो होती है ये क्या है, ध्रुवों से इनको सीधा आना चाहिए था, लेकिन ये अपने दाईं ओर मुड़ेगी तो ये इधर चलेगी इस प्रकार से, इस प्रकार से, इसी प्रकार से यहां चलती है। इनकी दिशा जो है वो वही होती है और इनका नाम होता है ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवनें उत्तरी गोलार्ध में वही उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, यानी कि ध्रुवीय पवनों की दिशा वही होती है जो व्यापारिक पवनों की होती है। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार की स्थायी पवनें होती है, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। ये व्यापारिक 0 से 30 के बीच, पछुआ 30 से 60 के बीच और ध्रुवीय 60 से 90 के बीच बहती है। तो ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। यहाँ पे उच्च वायुदाब है इसलिए यहाँ आ रही है और यहाँ जा रही है, यहाँ पे उच्च वायुदाब है इसलिए यहाँ आ रही है। तो इस प्रकार से हमारी धरती के ऊपर कुल 7 वायुदाब की पेटियां हैं जो 4 विशेषताएं रखती है और इनके बीच में 3 प्रकार की स्थायी पवनें, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवनें बहती है। इनकी दिशाएं जो है इस प्रकार से होती है। तो आपको पवनों की दिशा, पवनों की नाम पूछे जा सकते हैं। आपको तीनों नाम दे देगा, व्यापारिक, पछुआ और ताप जनित पेटी, ध्रुवीय पवनें। तो इन तीनों का नाम देकर पूछ लेगा। चौथा नाम दे देगा मानसून पवन। निम्नलिखित में से कौन सी पवनें अस्थायी है? तो मानसून पवनें अस्थायी है।
अगर आपको तीन वो दे देगा, घाटी समीर, पर्वत समीर, स्थल समीर, जल समीर और मानसून पवने, और एक दे देगा व्यापारिक पवने, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पवन है? तो व्यापारिक क्या है? स्थायी पवन है। इस प्रकार का क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पीछे भी आया था और आगे भी आ सकता है। तो ये पवन वायुदाब की पेटियां और पवनों का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हमारा जो सिद्धांत फलोन का जो गत्यात्मक है वो इस पेटी के ऊपर निर्भर है। डोल्डर में ITCZ का खिसकाव होता है, उसके कारण जो है वो भूमध्य रेखीय पछुआ पवन प्लस व्यापारिक पवनें हैं वो खिसकती है और भारत में मानसून पवनों का आगमन होता है। तो अब यहाँ पर हमें समझना है कि किस प्रकार से भारतीय मानसून को ये जो पवनें हैं वो प्रभावित करती है, या किस प्रकार से ये वायुदाब की पेटी जो है वो भारतीय मानसून पवनों पर इफेक्ट डालती है। जिसे हम लोग बात करते हैं भारतीय क्षेत्र में किस प्रकार से फ्लोन ने बताया था कि किस प्रकार से पवने जो है वो मानसून पवनों का आगमन होता है। तो हम लोग बात करते हैं जैसे ये जो क्षेत्र है ये हिंद महासागर है, ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। ये दक्षिण भारत है और उत्तर भारत। फ्लोन महोदय ने जो अपना सिद्धांत दिया था उसमें उसने कहा था कि जब ग्रीष्म काल होता है तो सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत होती, यानी कि सूर्य जो उत्तरी गोलार्ध में होता है, सूर्य जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध में जाता है, ये बात हेली ने भी बताई थी, यहाँ पर आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगी। उसने कहा था कि सूर्य जैसे ही 21 मार्च को भूमध्य रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है तो धीरे धीरे सूर्य के उत्तरायण होने के साथ साथ ही जो उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब की पेटी है जिसे हम लोग डोल्ड्रम कहते हैं या जिसे हम लोग ITCZ बोलते हैं, यह पेटी जो है वो सूर्य के साथ साथ उत्तर की ओर खिसकती है। और यह पेटी जो यहां पर पाई जाती है 0 डिग्री पर, 0 से 5 के बीच में पाई जाती है नेचुरली, अगर हम ये बात करें तो स्थायी रूप से। लेकिन ये दोनों की दोनों पेटियां खिसकती है। ध्रुवीय उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब की पेटी और उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, ये दोनों पेटियां सूर्य के साथ साथ खिसकाव करती है, यानी कि इसका भी थोड़ा बहुत खिसकाव होता है। ये दोनों पेटियां यानी कि जब खिसकती है तो उष्णकटिबंधीय वायुदाब की पेटी जो है वो ग्रीष्म काल में 30 डिग्री अक्षांशों तक चली जाती है। जैसे उत्तरी भारत में इसकी स्थिति जो है वो यहां पर होती है, कहां? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ग्रीष्म काल में। ग्रीष्म काल में ITCZ, अब ये क्या है? ये ITCZ है। ITCZ की जो स्थिति है वो ग्रीष्म काल में 0 डिग्री से, यानी कि हम लोग मान लें कि यहां पर 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा है, ये नॉर्मली भूमध्य रेखा पर रहती है। लेकिन जैसे सूर्य 21 मार्च के बाद में उत्तर की ओर जाता है और सूर्य की स्थिति जब 21 जून को यहां पर होती है, कर्क रेखा पर यहां होता है सूर्य, तो मई जून के महीनों में इसकी ITCZ की जो स्थिति है वो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के लगभग होती है। और ये जब उत्तर की ओर जाता है तो ये क्या है? ITCZ एक हम लोग कहें कि निम्न वायुदाब का एक गर्त है,
या निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, डोलड्रम की पेटी है। ये पेटी जैसे उत्तर की ओर जाती है तो हम लोगों ने पढ़ा था कि उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब की जो पेटी है इस क्षेत्र में पछुआ पवनें बहती है, जिसको हम बोलते हैं ध्रुवीय पछुआ पवनें। यहां पर जो पवनें बहती है उनको हम लोग बोलते हैं विषुवतीय पछुआ पवनें भूमध्य रेखा के आसपास यानी कि दोनों ओर यहां पे बहती है। इस प्रकार से कुछ पवनें चलती है, इनको हम लोग बोलते हैं विषुवतीय भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें। ये जो पवनें हैं ये पवनें भी क्या होती है, उत्तर की ओर खिसकती है। और साथ में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें यानी कि दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, ये जो व्यापारिक पवन है ये व्यापारिक पवन भी कहां खिसकती है, उत्तर की ओर। और इसको खींचता कौन है, निम्न वायुदाब यानी कि डोलड्रम की पेटी। अब ये डोलड्रम है, इसके दोनों ओर पवनें आकर के मिलती है, उत्तरी गोलार्ध से व्यापारिक पवन और दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक पवन। तो ये दक्षिणी गोलार्ध की ये जो व्यापारिक पवन है जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, ये दक्षिणी पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं ये क्या करती है, भूमध्य रेखा को पार कर जाती है। और भूमध्य रेखा को जैसे ये पार करेगी, मान लो ये नेचुरली जो भूमध्य रेखा को तो 0 डिग्री पर रहेगी, अब ये पेटी खिसक के यहां आ जाती है तो वो अलग बात है। तो ये पेटी तो यहां आ जाती है, लेकिन भूमध्य रेखा को जैसे ये पवनें पार करती है, जैसे यहां आती है तो भूमध्य रेखा को पार करती है उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें हैं उनको कोरियोलिस बल के कारण क्या है, दाईं ओर मुड़ना पड़ता है। तो ये पवनें जो यहां आती है तो ये पवनें विस्थापित हो जाती है, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें क्या है, विस्थापित हो जाती है। और उसके कारण ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में आकर के और इस प्रकार से बहना आरंभ कर देती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते ही ये अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये पवनें जैसे ही जो दक्षिण गोलार्ध से आ रही थी वो इस प्रकार से आ रही थी, और ये पवनें जैसे ही दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है तो इस प्रकार से हो जाती है। और इस प्रकार से जब हो जाती है तो यही पवनें फिर किसका रूप ले लेती है, ये दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून पवनों का रूप ले लेती है। दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून पवनें, अब इनकी दिशा क्या होगी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होगी इस प्रकार से। तो इनको हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून पवनें। ये कौन सी थी, ये दो थी, एक तो विषुवतीय पछुआ पवनें और प्लस दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, या हम कह दें दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनें। ये दोनों मिल करके व्यापारिक पवन प्लस विषुवतीय पछुआ पवन मिल करके और भूमध्य रेखा के उत्तर में जाकर के और अपने दाईं ओर मुड़ करके दक्षिण पश्चिम मॉनसून पवनों के रूप में भारत में बहती है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनसून पवनें बोलते हैं। तो इसके का जो फ्लोन का जो सिद्धांत था उसकी तीनों बातें यहाँ पर स्पष्ट हो रही है कि वायुदाब पेटी खिसक रही है, यानी कि ITCZ का खिसकाव हो रहा है, किसके साथ, सूर्य के साथ, सूर्य के साथ होता है और यह 30 डिग्री नॉर्थ तक चली जाती है। पहली बात यहां आ गई, इसके कारण दूसरी बात विषुवतीय पछुआ पवन भी उत्तरी गोलार्ध में बहने लगती है। और तीसरी बात जो यहां पर है वो ये है कि इनके साथ साथ दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें यानी कि दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें भी उत्तरी गोलार्ध में आ जाती है या खिसक जाती है। ये जो बात है वो किसने बताई थी, फ्लोन ने। इन सब के कारण, इन तीनों के क्रियाओं के कारण क्या होता है, भारत में मानसून का आगमन होता है लगभग जून की शुरुआत में, मई के लास्ट में।
ये जो पवन है, क्योंकि मई में सूर्य लगभग कर्क रेखा के आसपास आ जाता है और जून में तो बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर होता है। तो जैसे जैसे सूर्य अप्रैल मई में आगे बढ़ता है तो इस क्षेत्र में गर्मी पड़नी आरंभ हो जाती है और इस क्षेत्र में जो है वो लो प्रेशर का क्षेत्र बढ़ जाता है, उत्तरी भारत लो प्रेशर बेल्ट बढ़ जाती है, गर्त बढ़ जाता है निम्न वायुदाब का, और उसके कारण हवाएं जो है तेजी से ऊपर की ओर बढ़ती है और जो हवाएं बढ़ती है उसमें दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें और विषुवतीय पश्चिम पवनें होती है जो उत्तरी गोलार्ध में मुड़ करके अपनी दाईं ओर दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों का रूप ले लेती है। और यही पवनें जो है वो भारत में जून से लेकर के सितंबर के बीच में वर्षा करती है, लगभग भारत में कोरोमंडल तट को छोड़ करके। फिर जैसे ही सूर्य सितंबर में भूमध्य रेखा को पार कर देता है, मैंने आपको बताया था 23 सितंबर को भूमध्य रेखा को पार करके सूर्य जो है वो पुनः दक्षिण गोलार्ध में चला जाता है और जैसे ही सूर्य दक्षिण गोलार्ध में जाता है तो ये क्षेत्र ठंडा होना आरंभ हो जाता है। उत्तर भारत में तापमान है वो कम होना आरंभ हो जाता है और कम होने के कारण वायुदाब बढ़ना लगता है। जैसे वायुदाब यहाँ पर बढ़ता है तो पवनें फिर वापस लौटना आरंभ कर देती है। सितंबर अक्टूबर नवंबर यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक का जो 2.5-3 महीने का दौर होता है वो इन पवनों को वापस लौटने का टाइम होता है। इसको हम बोलते हैं शरद ऋतु या मानसून पवनों के लौटने की ऋतु। दिसंबर में फिर सर्दी आरंभ हो जाती है, उत्तर भारत में जो तापमान है वो 15 डिग्री से भी नीचे चला जाता है और उसके कारण यहाँ पे हवा का जो है वो वायुदाब का उच्च केंद्र बना रहता है, इसलिए हवाएं फिर यानी कि शीतकाल की बात करें तो शीतकाल में पवनों की दिशा फिर उल्टी हो जाती है और वो इस प्रकार से चलती है। इनको बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून पवनें। उत्तर पूर्वी मानसून पवनें इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती है। कब? शीतकाल में, क्योंकि शीतकाल में आईटीसीजेड कहां चला जाता है? दक्षिण गोलार्ध में 20 डिग्री के आसपास स्थापित हो जाता है दक्षिण गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री तक आ जाता है, लेकिन दक्षिण गोलार्ध में 20-22 तक ही जा पाता है, क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में जल भाग ज्यादा होने के कारण वहां पे तापमान का उतना वृद्धि नहीं होती जितनी उत्तर भारत में उत्तरी गोलार्ध में होती है। उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंड ज्यादा पाया जाता है, उसके कारण तापमान ज्यादा रहता है। दक्षिण गोलार्ध में जल ज्यादा पाया जाता है, इसलिए तापमान कम रहता है। तो दक्षिण गोलार्ध में ये ज्यादा नीचे तक नहीं जाता, उत्तरी गोलार्ध में ये 30 डिग्री तक चला जाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जैसे ही आईटीसीजेड जाता है तो सूर्य किरणें इसके पीछे पीछे जो पवनें हैं वो इसके पीछे पीछे बहने आरंभ हो जाती है और फिर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें जो है वो वापस अपनी स्थिति में आ जाती है। यानी कि सूर्य के खिसकने के साथ ही ये जो पवनें थी जिनको हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, ये अपनी जगह सही वापस स्थापित हो जाती है और उत्तरी पूर्वी मानसून पवनों के रूप में बहती है। तो ये जो था ये था फ्लोन का सिद्धांत। फ्लोन ने 1951 में अपना क्लासिकल या हम लोग कहें कि जिसको प्राचीन विचारधारा के अंतर्गत एक सिद्धांत दिया था। इसने बताया था कि 3 चीजें भारतीय मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित करती है। नंबर 1 आईटीसीजेड यानी कि इंटरट्रॉपिकल कन्वेक्शन, जो अंतर उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र, जो निम्न वायुदाब की पेटी जिसको डोल्ड्रम कहते हैं, जहां पर दोनों गोलार्ध की व्यापारिक पवनें मिलती है, ये खिसक करके ग्रीष्म काल में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक आ जाती है, जिसके कारण विषुवतीय पछुआ पवनें और दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनें जिनको हम दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं, ये खिसक करके उत्तरी गोलार्ध में बहने लगती है और उत्तरी गोलार्ध में ये पवनें अपने दाईं ओर मुड़ करके दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों का रूप ले लेती है जो भारत में वर्षा करती है। फिर जैसे सूर्य दक्षिण में जाता है तो यही पवनें उत्तर पूर्वी पवनों के रूप में बहने लगती है और मानसून में भारत से लौट जाता है। यही उत्तर पूर्वी पवनें जो है वो भारत के कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है चाहे कोई भी एग्जाम हो। कोरोमंडल तट के ऊपर ये वापस लौटती हुई मानसून पवनें वर्षा करती है। तमिलनाडु और यहाँ पे कावेरी नदी बहती है, इसीलिए कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र नदी सारा साल बहती है। इसके उत्तरी भाग को ग्रीष्म काल में, उसके दक्षिण भाग को शीतकाल में जल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ये जो था मानसून की उत्पत्ति का फ्लोन का सिद्धांत था कि किस प्रकार से मानसून की उत्पत्ति होती है। इससे पहले हम लोगों ने जाना कि वायुदाब की पेटियां कितनी होती है, 7 होती है, 4 प्रकार की विशेषताएं रखती है। वायुदाब की जो पेटियां हैं उसमें से उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब की पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी दोनों तापमान के कारण होती है। यहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब निम्न होता है, यहाँ पर तापमान कम होने के कारण वायुदाब उच्च होता है। दोनों बीच वाली दोनों पेटियां उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी यानी कि घोड़ा अक्षांश और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियां, ये दोनों पेटियां हैं वो गति जनित होती है। पृथ्वी की गति के कारण, घूर्णन गति के कारण या कोरियर्स बल के कारण इनकी उत्पत्ति होती है और इन्हीं वायुदाब की पेटियों के कारण व्यापारिक पछुआ और ध्रुवीय हवाएं बहती है। तो ये तो था आपका फ्लोन का गत्यात्मक सिद्धांत और मानसून की उत्पत्ति का
जो हमारे जो चिर सम्मत विचारधारा थी या प्राचीन जो सिद्धांत था वो आपका कंप्लीट होता है। आगे की वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मानसून की उत्पत्ति के आधुनिक या नवीन विचारधाराओं के बारे में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग लाइक और शेयर करें।